नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं धारा 9 के विषय में, जो कि धारा 9 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में बात करता है। तो शुरुआत करते हैं धारा 9 से, जो कि है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हम धारा 9 की अगर उपधारा 1 में देखें तो ये बताता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार करेगी, लेकिन इसके लिए इसे परामर्श करना पड़ेगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य सरकार एक जिला प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा। और उपधारा 1 बताता है कि ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होगा, इसका गठन जो होगा या फिर ये प्रत्येक जिले में किया जाएगा, प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग होगा। ठीक, ये तो रहा उपधारा 1। अब देखते हैं उपधारा 2, जो कि इसकी संरचना के विषय में बात करेगा कि इस जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसकी संरचना क्या होगी। धारा 9 की उपधारा 2 लिखता हूं, संरचना। ठीक, अब संरचना के विषय में किससे किससे बनकर मिलकर के ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनेगा। तो सबसे पहला तो होगा जिसका नाम जो होगा जिला न्यायाधीश। पहला तो इसका एक का नंबर पॉइंट लिखते हैं, एक अध्यक्ष बनाना है, तो अध्यक्ष बनाएंगे। अध्यक्ष कौन होगा? उस जिले का जो जिला न्यायाधीश होगा वो अध्यक्ष होगा, न्यायाधीश। ख नंबर पॉइंट में अब इसके सदस्य बनाना पड़ेगा। तो सदस्य कौन होगा? तो सदस्य कौन होगा इस विषय में अर्हता कौन तय करेगा? तो राज्य सरकार। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और इनकी संख्या क्या होगी, कितने सदस्य होंगे, ये सब निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। तो सदस्यों की सबसे पहली संख्या, नियुक्ति, अर्हता या फिर अनुभव कहें, ये सब निर्धारित कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। लेकिन ये सब काम राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगी। ठीक है, यहां पे लिख दो न्यायाधीश, इसको मिटा। ठीक, तो ये सब जो काम करेगी, संख्या कितनी होगी इसके सदस्यों की, योग्यता क्या होगी, अनुभव क्या होगा, ये सब चीजें निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी, लेकिन ये जो मतलब उसको सलाह लेना पड़ेगा जो भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उससे। अब जब 2 उपधाराएं देख ली हमने, अब हम देखेंगे तीसरी उपधारा, यानी धारा 9 की उपधारा 3, जो कि बात करेगा सचिव के विषय में। कोई भी प्राधिकरण बन रहा है तो उसका एक सचिव होगा, जैसे हमने उसमें देखा था। तो इसका भी जो सचिव होगा उसको भी हम कहेंगे
इसको सदस्य सचिव नहीं कहा जाएगा, ये होगा एक मिनट, प्राधिकरण का सचिव। सचिव जो होगा किसका होगा? प्राधिकरण का। इस प्राधिकरण का यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव होगा। अब इस सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? तो इस सचिव की नियुक्ति करने वाली है राज्य प्राधिकरण। ठीक, राज्य प्राधिकरण जो होगा वो यहाँ पे सचिव की नियुक्ति करता है। अन्य जगहों पर हमने देखा था सचिव की नियुक्ति कौन कर रहा था? तो सचिव की नियुक्ति कर रहा था जो राज्य सरकार थी वो कर रही थी। लेकिन यहाँ के मामले में जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर रही है, किया जा रहा है, तो यहाँ पर सचिव की नियुक्ति कौन किया करेगा? तो यहाँ पर सचिव की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी है जो वो है राज्य प्राधिकरण की, यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की। तो राज्य प्राधिकरण यहाँ पर सचिव नियुक्त कर देगा। लेकिन सचिव कौन होगा, इसकी योग्यता क्या होगी, इस विषय में भी इसी धारा में बताया गया है कि जो सचिव होगा वह अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, पहला तो सबऑर्डिनेट जज जो होगा, अधीनस्थ न्यायाधीश या फिर कहें सिविल न्यायाधीश, इसके नीचे की पंक्ति का नहीं होगा, इससे जूनियर नहीं हो सकता। पंक्ति का नहीं होगा। तो हमने एक सचिव की भी नियुक्ति कर ली है। सचिव की नियुक्ति यहाँ पे राज्य प्राधिकरण कर रहा है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य प्राधिकरण जो है अधीनस्थ न्यायाधीश या फिर सिविल न्यायाधीश से नीचे की पंक्ति के किसी भी न्यायाधीश को सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगा। ठीक, अब देखते हैं धारा 9 की उपधारा 4। धारा 9 की उपधारा 4 कहता है प्राधिकरण के सदस्य सचिव की पदावधि और अन्य शर्तें। सदस्य मतलब जो उसमें सदस्य, अन्य सदस्य जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार कर रही थी, जिसके अर्हता आदि अनुभव के आदि के बारे में, जो कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर हो रहा था, और एक सचिव भी है। तो पहला तो हो गया सदस्य और दूसरा होगा सचिव, इन दोनों की बात होगी। और इनके विषय में किसकी बात होगी? पहला बात होगा पदावधि के विषय में, दूसरा बात होगा अन्य शर्तें क्या होगी। पदावधि और अन्य शर्तें क्या होगी, कौन निर्धारित करेगा, इसके विषय में यहां पर बात करें। तो जिला प्राधिकरण के सचिव पदावधि अन्य शर्तें वो होगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उच्च मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए नियमों के आधार हो। यानी इसके लिए जो भी नियम और शर्तें निर्धारित करने वाला है, वो निर्धारित यहां पे करने वाला है आपका राज्य प्राधिकरण। लेकिन राज्य प्राधिकरण जब इसको निर्धारित करेगा तो इसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करना पड़ेगा। की सलाह, यहां पे राज्य सरकार का रोल खत्म हो चुका है। ठीक, चलिए अब देखते हैं जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन के लिए वो कर सकेगी। मतलब अन्य अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति के विषय में बात किया गया है धारा 9 की उपधारा 5 में। धारा 9 की उपधारा 5 ये कहता है अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के विषय में बात करता है। ठीक, तो
सबसे पहला इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अधिकारी और कर्मचारी की। तो इनकी नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है। पीछे हमने देखा था जैसे राज्य प्राधिकरण था, तो राज्य प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता था, तो राज्य प्राधिकरण को खुद करता था। तो यहां पर नियुक्ति कौन करेगा, जिला प्राधिकरण जो होगा, यही नियुक्ति करेगा। ठीक, अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगा, जिला प्राधिकरण करेगा। लेकिन नियुक्त कर सकेगा। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होगी, उस अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति के विषय में जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों को दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से भेद किया जाए। ठीक, यानी नियुक्ति जिला प्राधिकरण कर रहा है, लेकिन इसके लिए नियम कौन बना रहा है, भर्ती आदि का नियम कौन बनाएगा। तो भर्ती आदि का नियम बनाने की जिम्मेदारी यहां पर भी किसकी है, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की है। लेकिन राज्य सरकार इसके लिए जो भी नियम बनाएगा वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही बनाएगा। तो धारा 9 की उपधारा 5 भी खत्म हो गया। धारा 9 की उपधारा 6 देखते हैं कि ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका वेतन भत्ता क्या होगा। धारा 5 उपधारा 5 के अंतर्गत जो अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, इनके वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है उपधारा 6 में, यानी अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य शर्तें, सेवा शर्तें लिख देता हूं, सेवा शर्तें। ठीक, अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें, इसके विषय में अब बात करते हैं ये क्या है। तो इनके जो वेतन भत्ते या सेवा शर्तें होंगी, इसके विषय में राज्य सरकार नियम बनाएगी, यानी राज्य सरकार निर्धारित करेगी इनका वेतन भत्ता सेवा शर्त, और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगी। यानी सब निर्धारित करने का काम किसका है, तो ये निर्धारण का काम है, निर्धारण, ये निर्धारण करने का काम है राज्य सरकार का, और यह सलाह पर निर्भर होगा किसके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा आप लोग भी ऐसे लिखते जाइएगा थोड़ा थोड़ा, फिर कभी भविष्य में रिवीजन वगैरह करना हो तो बस उतना ही में काम हो जाएगा। अब वो सब चीजें मैं नहीं बता रहा हूं भाई, कहानी लंबा चौड़ा, ठीक है, मैं थोड़ा और मतलब वही सब चीजें बताऊंगा कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्यों सलाह देता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी दक्षतापूर्ण तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें, वो सब चीजें तो मैं बता ही चुका हूं, तो फिर बताने की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे राज्य प्राधिकरण में बताया वैसे ही सेम जिला प्राधिकरण में। अब देखते हैं धारा 9 की उपधारा 7। धारा 9 की उपधारा 7 ये राज्य की संचित निधि पर भारित होने के विषय में कहता है। राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, कौन कौन से व्यय होंगे जो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, व्यय, व्यय, फिर से व्यय। तो सबसे पहला व्यय तो होगा जो कि है प्रशासनिक व्यय, जो कि उसमें भी था, यहां पे भी लिख देता हूं प्रशासनिक व्यय। दूसरा व्यय तो जो था वो है आपका
सचिव, अधिकारी, कर्मचारी, सचिव का, अरे यार, सचिव, दूसरा अधिकारी, कर्मचारी, ठीक। जो भी प्रशासनिक व्यय आएगा वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। सचिव, अधिकारी, कर्मचारी के जो वेतन होंगे, भत्ते होंगे और यहां तक कि पेंशन भी, ये सब राज्य की संचित निधि पर भारित ही होंगे। अब देखते हैं धारा 9 की उपधारा 8। धारा 9 की उपधारा 8 ये क्या कहता है? ये कहता है जिला प्राधिकरण के सभी आदेश विनिश्चय, अच्छा, आदेश, जो भी जिला प्राधिकरण आदेश देगी या निर्णय देगी, ये प्रमाणित किए जाएंगे, जिसको अगर अधिनियम की भाषा में बोलें तो इसको कहा जाता है अधिप्रमाणित। जैसे वहां पर प्रमाणित किया जा रहा था, कौन करता है अधिप्रमाणित इसको? सामान्य तौर पर जो इसका सचिव होगा उसके नाम से प्रमाणित होंगे, यानी कार्यालय से जो भी सील साइन लगा रहेगा वो सचिव का रहेगा। अगर कुछ अन्य विपरीत स्थिति बनती है तो अन्य व्यक्ति को भी यह पावर दिया जा सकता है कि वो इसे प्रमाणित या अधिप्रमाणित करे। अन्य व्यक्ति को पावर कौन देगा? तो जो अध्यक्ष होगा वही इसको पावर देगा, ठीक। अब चलते हैं धारा 9 की उपधारा 9 के विषय में। तो धारा 9 की उपधारा 9 के विषय में दो बातें करता है। पहला तो रिक्ति के विषय में कहता है और गठन में त्रुटि के विषय में कहता है। इसके विषय में भी हमने राज्य आयोग के विषय में पढ़ लिया था। तो एक तो कहता है क्या? रिक्ति, और दूसरा कहता है, सॉरी, राज्य प्राधिकरण वाले में पढ़ा था, और दूसरा कहता है नियुक्ति में त्रुटि। दोनों की बात करता है। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे जिला प्राधिकरण के अंतर्गत कोई पद खाली है या फिर नियुक्ति में कोई त्रुटि है, जैसे मान लेते हैं 7 साल का कोई सदस्य का, जैसे मान लीजिए किसी वकील को सदस्य बनाना है, उसका 7 साल की जगह में 6 साल ही हुआ है और उसको नियुक्त कर दिया गया और जिला प्राधिकरण ने कोई आदेश पारित कर दिया, तो और आदेश क्या होगा? विधि मान्य होगा, यानी लीगल माना जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से धारा 9 और धारा 9 के अंतर्गत हमने जिला प्राधिकरण के विषय में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम देखेंगे धारा 10। जो धारा 10 बताएगा जिला प्राधिकरण के कृत्य क्या होंगे, ठीक। तो धारा 10 को एक नए पेज से शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे जिला प्राधिकरण के कृत्य। धारा 10 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहूं या जिला प्राधिकरण कहूं, सेम बात है। जिला प्राधिकरण के कृत्य, क्या कृत्य होंगे, कौन कौन से काम करेगा जिला प्राधिकरण? तो इसके अंतर्गत भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे इसको, दो तरीके से कार्य इसके होंगे। चलिए, सबसे पहला कार्य जो कि उपधारा 1 में बताया जाएगा और दूसरा कार्य जो होगा उपधारा 2 में बताया जाएगा। पहला उपधारा कहता है कि प्रत्येक जिला प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करे जो राज्य प्राधिकरण उसे समय समय पर प्रत्यायोजित करे। कुल मिला के क्या कहेगा कि राज्य प्राधिकरण का जो आदेश होगा, प्राधिकरण जो इसको आदेश देगा
निर्देश देगा या कृत्य बताएगा, काम बताएगा, ये काम इसको करना है। ठीक, यानी कुल मिला के ये क्या है, राज्य प्राधिकरण के कंट्रोल में रहेगा जिला प्राधिकरण। और दूसरा जो है इसका जो अन्य काम, मतलब दूसरा काम जो है वो उसके अंतर्गत हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे का नंबर पॉइंट इसमें देखते हैं, जैसे तालुक विधिक सेवा समिति और जिले के अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना। अब जिला प्राधिकरण है तो जिला प्राधिकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे तालुक विधिक सेवा समिति। जैसे राज्य प्राधिकरण के बाद पढ़ा था हमने हाई कोर्ट, जो मतलब उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पढ़ा था, उसी प्रकार से जिला न्यायालय के बाद हम पढ़ेंगे तालुक विधिक सेवा समिति, यानी वो उसके अंडर आएगा लगभग। ठीक, तो जो भी तालुक विधिक सेवा समिति है या अन्य के अन्य विधिक सेवाएं हैं उनका समन्वय करना। आप उसको लिख लीजिएगा, मैं बस समन्वय शब्द लिख रहा हूं, आपके अधिनियम में लिखा गया है, आपके नोट्स में लिखा गया है, तो उसके लिए बार बार उस चीज को लिखना ठीक नहीं। ठीक, यहाँ पे लंबा समय जाएगा, आप उसको देख लीजिए। का नंबर पॉइंट कहता है कि जिले के अंदर क्या बनाएगा, लोक अदालत आयोजित करेगा। जैसे राज्य प्राधिकरण क्या करता है, राज्य के अंदर लोक अदालत आयोजित कराता है, वैसे ही ये भी लोक अदालत आयोजित कराएगा। ग नंबर पॉइंट क्या कहेगा, ग नंबर पॉइंट और है, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य प्राधिकरण उसको सौंपे। यानी राज्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया अन्य कोई कृत्य। खत्म। अब हम देखेंगे धारा 11 जो कि कहता है जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों से के समन्वय के से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना। मतलब यही बताएगा कि जिला प्राधिकरण जो होगा वो राज्य प्राधिकरण के कंट्रोल में ही होगा। जो राज्य प्राधिकरण काम कर रहा था राज्य स्तर पर, वही ये प्राधिकरण जो जिला प्राधिकरण है वह जिला स्तर पर करेगा। ठीक, तो उसके लिए हम चलते हैं धारा 11। धारा 11 बताता है जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के, जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के, जैसे वहां पे राज्य प्राधिकरण एनजीओ को प्रमोट कर रहा था और क्रियान्वयन कर रहा था, उसी प्रकार से जिले के अंदर आने वाले सब चीजों को ये मैनेज करेगा। ठीक, समन्वय से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण समन्वय से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना। और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना। ठीक, चलिए कुछ करना नहीं है इसमें। जो जिला प्राधिकरण है वो जो जिले के अंदर अन्य सरकारी अभिकरण होंगे, गैर सरकारी संस्था होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, उन सब से क्या बोलते हैं
कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा और साथ ही केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण जो भी उसको लिखित में निर्देश देगा उसका पालन करना है। कुल मिलाकर राज्य प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण के कंट्रोल में होगा और राज्य प्राधिकरण के कंट्रोल में जिला प्राधिकरण होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। जो राज्य प्राधिकरण कर रहा है अपने राज्य के अंदर, वही जिला प्राधिकरण अपने जिले के अंदर करेगा। लेकिन जैसे राज्य प्राधिकरण की जवाबदेहिता ऊपर में अगर देखेंगे तो यहां पे आ गया केंद्रीय प्राधिकरण, दूसरे नंबर पे आ गया राज्य प्राधिकरण, तीसरे नंबर पे आ गया जिला प्राधिकरण। ठीक, तो राज्य प्राधिकरण जो है इसको निर्देश देता था, राज्य प्राधिकरण को निर्देश देता था केंद्रीय प्राधिकरण, और फिर जिला प्राधिकरण को निर्देश देता है राज्य प्राधिकरण। लेकिन इस जिला प्राधिकरण को सीधे केंद्रीय प्राधिकरण भी निर्देश दे सकता है, ऐसा कहना है। जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो कैसे होंगे, लिखित निर्देश होंगे, और उन लिखित निर्देशों को इसका मानना जो होगा जिला प्राधिकरण को बाध्यकारी होगा। यही कहना चाहता है धारा 11। अब हम देखते हैं तालुक विधिक सेवा समिति, जो कि है धारा 11 क और धारा 11 ख। दो चीजें हमको, दो धाराएं और पढ़ेंगे अगर, तो हमारा ये जो अध्याय है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वाला, ये अध्याय हमारा खत्म हो जाएगा और अगली कक्षा में हम जो करेंगे बात अध्याय 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये दो कर ही लेते हैं, बहुत छोटा सा है, बस संरचना है उसका। 27 मिनट हो गया है, रात के 11:15 बज गए हैं। अगर आप घड़ी अगर आपको दिखाऊं, अगर आपको दिखेगा तो आप देख सकेंगे। इसीलिए मेरे साथ क्लास रात तक आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लाइव क्लास का बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे लाइव क्लास का जरूरत नहीं है। अभी 11 बज रहा है, सुबह कितने बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, लगभग 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी 11 बज गया रात का, अभी 11:15 हो रहा है। अभी रिकॉर्ड करते करते 11 बज ही जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो धारा 11 देखते हैं। धारा 11 क, धारा 11 क जो है, धारा 11 क के विषय में देखें तो ये है तालुक विधिक सेवा समिति। तालुक विधिक सेवा समिति। ठीक, तालुक विधिक सेवा समिति क्या है, तो कैसे गठन होगा, इसके अंतर्गत हमको 4 उपधाराएं 5 उपधाराएं पढ़नी है। तो हमको पढ़ना है पहले उपधारा 1, जो कि बताएगा कि इसका गठन कैसे होगा। तो राज्य प्राधिकरण इसका गठन करेगा। ठीक, पहला गठन कौन कर रहा है, तो इसका गठन करेगा राज्य प्राधिकरण। राज्य प्राधिकरण इसका गठन कर रहा है। और कहां गठन करेगा, तो सबसे पहला बात तो प्रत्येक तालुक में इसका गठन किया जा सकता है, तालुक में, या तालुक के समूह में, मतलब 2-3 तालुक को मिला करके भी एक तालुक विधिक सेवा समिति बनाया जा सकता है। ठीक, तो 2 लोग हैं इसका गठन कर सकते हैं। और ये जो इसका नाम के लिए ठीक, इसके लिए एक समिति का गठन करेगा। प्रत्येक तालुक के लिए, तालुक के समूह के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, और यही समिति जो होगा जिसको कहा जाएगा तालुक विधिक सेवा समिति। तो ये तो उपधारा 1 खत्म हो गया। अब देखते हैं उपधारा 2। उपधारा 2 बताएगा इसकी संरचना के विषय में। तो लिख देता हूं संरचना, और संरचना में सबसे पहला हमको देखना है क नंबर पॉइंट, जो कि होगा अध्यक्ष का पद, और ख नंबर पॉइंट जो होगा सदस्य का पद। अध्यक्ष कौन होगा,
इस विषय पे आप देखते हैं। तो कहता है कि इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी इसका अध्यक्ष होगा। तो यहां पे लिखिए ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी। ठीक, जो भी ज्येष्ठ होगा, यानी अगर मान लेते हैं एक तालुका के लिए बनाया गया, तो उस तालुका में जो सबसे सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होगा वो उसका अध्यक्ष हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 2-3 तालुका को मिला करके, यानी समूह को मिला, समूह से में से बनाएगा, तो उस समूह जो होगा, जैसे मान लेते हैं एक तालुका ये हो गया, एक तालुका ये हो गया, एक तालुका ये हो गया। जब इस तालुका के लिए बनाया गया, सिंगल तालुका के लिए, मतलब यहाँ का जो भी ज्येष्ठ होगा उसमें तो कोई समस्या नहीं है, ज्येष्ठ अधिकारी होगा। लेकिन तीनों के लिए मिलाया गया, बनाया गया, तो यहां से देखा जाएगा यहां से ज्येष्ठ कौन है, यहां से कौन है, यहां से कौन है, फिर यहां से इन तीनों में सबसे ज्यादा ज्येष्ठ यानी सीनियर कौन है, तो उसको बना दिया जाएगा इसका अध्यक्ष। अब देखते हैं सदस्य। अच्छा, सबसे पहला तो हाँ अध्यक्ष। अब देखते हैं सदस्य। सदस्य कौन होगा? तो सदस्य के लिए कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, इसमें बताया गया सदस्य की संख्या कितनी होगी, अर्हता कितनी होगी, अर्हता क्या होनी चाहिए, अनुभव, इस सब के विषय में, अनुभव के साथ साथ नियुक्ति, नियुक्ति मतलब नियुक्ति भी, ये सब कौन करेगा? तो ये सब करेगा राज्य सरकार। राज्य सरकार करेगा का मतलब क्या है? संख्या निर्धारित करेगा राज्य सरकार, अर्हता निश्चित करेगा राज्य सरकार, अनुभव भी राज्य सरकार निश्चित करेगा और नियुक्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। लेकिन राज्य सरकार ये काम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगी। ठीक, चलिए मुख्य न्यायमूर्ति बोला जाता है, मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। न्यायमूर्ति वैसे मुख्य रूप से जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां के जज को आप न्यायमूर्ति बोला जाता है, न्याय की मूर्ति माना जाता है। ठीक, इसीलिए न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं उपधारा 3। उपधारा 3 कहेगा इसमें जो अधिकारी होंगे और कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में बात करेगा, एवं कर्मचारी। तालुक विधिक सेवा समिति में जो अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति, तो कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी? तो इतने अधिकारियों की और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जितना से उस समिति का काम आसानी से चल जाए। ठीक, समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगी जो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय को विहित करे। यानी संख्या कौन बताएगा? तो संख्या बताएगी यही समिति, कितनी संख्या होनी चाहिए वो कैसे बताएगी? जितना में उसका काम स्मूथली चल जाए उतनी संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात, नियुक्ति भी कौन कर रहा है? तो नियुक्ति भी कर रहा है यही समिति, लेकिन इसके लिए जो भी नियम बनाना है, नियुक्ति का नियम, ये बनाएगी कौन? राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार खुद से नहीं बनाएगी, इसके लिए क्या करेगी? परामर्श करेगी। किससे करेगी? परामर्श करेगी ये जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उससे। यानी मुख्य न्यायमूर्ति से। ठीक, अब देखते हैं धारा 4। 3 था ना? हाँ, धारा 4, सॉरी उपधारा 4, समिति अधिकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि के विषय में। तो ये जो अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई, इनके वेतन भत्ते के विषय में उपधारा 4 में वर्णन किया गया है। लिख देता हूं, उपधारा 4 अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें
अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। तो ये वेतन भत्ते सेवा शर्तें ये सब निर्धारित करेगी कौन? राज्य सरकार। और राज्य सरकार खुद से नहीं करेगी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से करेगी। मुख्य न्यायमूर्ति बोलो, मुख्य न्यायाधीश सेम है, सलाह से। अब देखेंगे धारा मतलब उपधारा 5। उपधारा 5 क्या कहता है? उपधारा 5 कहता है समिति के प्रशासनिक व्यय, हाँ, जो इसका प्रशासनिक व्यय है वो कहां से आएगा, कहां से पैसा मिलेगा प्रशासनिक व्यय के लिए? प्रशासनिक व्यय के लिए तो प्रशासनिक व्यय के लिए पैसा मिलेगा जिला प्राधिकरण से। और जिला प्राधिकरण का जो जिला विधिक सहायता निधि होगा, मतलब एक फंड होगा ना जिला प्राधिकरण का, उसी फंड में तो पैसा आप मिलेगा उसको, जो राज्य प्राधिकरण उसको आवंटित करेगी कभी। तो जो जिला प्राधिकरण होगा, जिला प्राधिकरण के अंतर्गत जो जिला विधिक क्या बोलते हैं सहायता निधि होगी, जिला प्राधिकरण के अंतर्गत जिला विधिक सहायता निधि होगी। इस निधि से, इसी फंड से इसको पैसा दिया जाएगा जो भी प्रशासन का व्यय होगा। ठीक, अब यहां तक बात खत्म हो गई। अब देखते हैं धारा 11 ख। धारा 11 ख, धारा 11 ख क्या कहता है? तो ये इसके जो क्या कार्य क्या होंगे, क्या कर्तव्य होंगे? तो तालुक विधिक सेवा समिति के कर्तव्य। अच्छा, एक चीज और आपको मैं ध्यान बताना भूल गया, जिसको कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो खंड क है, इसका संशोधन मतलब धारा 11 क, पहले तो धारा 11 ही था, तो उसके अंतर्गत एक क जोड़ा गया, ये भी 1994 में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसका जो ये ख नंबर पॉइंट है ये भी जोड़ा गया है 1994 में। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। तो तालुक विधिक सेवा समिति के कर्तव्य क्या होंगे? तो सबसे पहला कर्तव्य है तालुक विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना, यानी तालुक के अंतर्गत जो भी विधिक क्रियाकलाप हैं उस तालुका के अंतर्गत, तो क नंबर पॉइंट लिख देता हूं, समन्वय विधिक क्रियाकलाप का। दूसरा नंबर पॉइंट लिख देता हूं ख नंबर पॉइंट, जो कि कहता है लोक अदालत का आयोजन करना। लोक अदालत, ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो लोक अदालत का आयोजन होगा वो तालुका के भीतर होगा ना। जैसे जिला के भीतर जिला प्राधिकरण कराता है, तो तालुका के भीतर ही ये कराएगा। इसका कार्य क्षेत्र कितना होगा? तालुका के अंदर होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र कितना होगा? पूरा राज्य के अंदर। जिला का जिला के अंदर, राष्ट्रीय का राष्ट्रीय के अंदर। लेकिन राष्ट्रीय इस प्रकार से कोई लोक अदालत वगैरह तो कराती नहीं है, वो तो उसके लिए बस गाइडेंस करती है। ठीक, अन्य कोई कार्य भी कर सकता है। अन्य कार्य इसको कौन देगा? तो जिला प्राधिकरण। तो जिला प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य जो दिया जाता है उसको भी ये करेगा।
यानी हम अगर बात करूं, मैं अगर, अब ये तो कंप्लीट हो गया, इतना ही काम है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे धारा अध्याय 4 से। लेकिन अगर इसको समराइज करूं, अभी तक पूरा संरचना हमने देखा, उस पूरे संरचना को अगर समराइज करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक, इसके नीचे आता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके नीचे आता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके नीचे आता है तालुक विधिक सेवा समिति। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कोई काम विशेष नहीं करता, नीति निर्धारण, समन्वय, नियंत्रण, ये सब का काम करता है। सारा काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। यानी ये इसको देता है डायरेक्शन, काम करना किसको है? राज्य को। राज्य अपने काम को चाहे तो जिला को भी दे सकती है, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपना काम जिला को दे सकता है डायरेक्ट। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। लेकिन तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वह केवल और केवल जिला के द्वारा दिए गए कामों को ही करेगा। ठीक, इसको न तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकता है, निर्देशित कर सकता है, और न ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण डायरेक्ट निर्देशित कर सकता है। इसको निर्देशित करने का काम या काम बताने का मतलब जो भी काम बता सकता है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ही बता सकता है। यहां तक हमारी बात हो गई खत्म। अब हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे अध्याय 4 की। और अध्याय 4 में हम क्या बात करने वाले हैं? तो अध्याय 4 में हमने ये देखा कि यहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा समिति जो गठित की जा रही है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण क्यों गठित की जा रही है? ताकि लोगों को विधिक सेवा मिल सके। अब किन लोगों को विधिक सेवा मिलेगा, कौन कैसे निर्धारित होगा कि उनको विधिक सेवा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जैसे मैं अगर आवेदन करता हूं विधिक सेवा के लिए, मान लेते हैं मेरा कोई केस चल रहा है जिसमें मुझे वकील चाहिए और मैं उसके लिए आवेदन करता हूं, तो मेरे आवेदन पर कौन निर्धारण करेगा कि मुझे विधिक सेवा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या मेरे पास कौन कौन सी योग्यता होगी जो कि बताएगी कि मेरे पास मैं विधिक सेवा, निःशुल्क विधिक सेवा लेने का हकदार हूं या नहीं हूं। तो ये सब हम देखेंगे अध्याय 4 में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या मानदंड होने चाहिए मेरे पास। और इसके अंतर्गत 2 धाराएं देखेंगे, धारा 12 और धारा 13। धारा 12 में ये देखेंगे कि कौन कौन से मापदंड मेरे पास होने चाहिए जिससे मैं विधिक सेवा ले सकता हूं निःशुल्क। और धारा 13 में देखेंगे कि वो मापदंड सही है या नहीं है, उसकी जांच कैसे होगी। ठीक, उसके बाद देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में हम मुख्य रूप से बात करेंगे वित्त की, लेखा की और परीक्षा की। लेखा परीक्षा की, वित्त मतलब फाइनेंस की, लेखा मतलब अकाउंटिंग, लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटिंग की। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि केंद्रीय सरकार अनुदान किसको किसको दे सकती है, यानी पैसा किसको देगी। राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी केंद्रीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को दे सकती है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी दे सकती है, किसको किसको दे सकती है। ठीक, वो सब चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे राज्य विधिक सेवा सहायता निधि, यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके पास पैसा कहां से आता है। फिर हम देखेंगे जिला विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसके पास पैसा कहां से आता है, और जो पैसा आता है उसकी ऑडिटिंग कौन करता है, उसका अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करना रहता है, मतलब उसका खाता बही कौन कैसे लिखा जाएगा, कौन क्या उसका फॉर्मेट होगा, उसका जो ऑडिट होगा वो ऑडिट कैसे होगा। तो हमारा जो आने वाला जो क्लास है, जिस क्लास में हम अध्याय 4 की बात करेंगे, वो अध्याय 4 एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक, उसके बाद जो अध्याय 5 होगा, उस अध्याय 5 में बहुत ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन सरसरी निगाह से आप उसको एक बार देख सकते हैं। बस उसमें हो सकता है कि जोड़ी मिलान आपसे पूछे या पूछे कि कौन सी चीज कैसे आ रही है, बस।
अध्याय 6 जो है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा, जहां पर हम लोक अदालत की बात करेंगे कि लोक अदालत का आयोजन कैसे होता है, कौन करता है, कौन कौन से मामले में लोक अदालत संज्ञान ले सकता है, लोक अदालत के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाएंगे उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, या नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई ऐसा तरीका भी है क्या कि जिसमें मुकदमा से पहले ही सुलह हो जाए, यानी कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो सब चीजें हम इसमें धीरे धीरे करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब देखेंगे अगली कक्षा जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 4 से, विधिक सेवाओं के लिए हकदारी से। ठीक, एक आउटलाइन आपको बता दिया ताकि आप भी थोड़ा एक्साइटेड रहे, क्योंकि क्लासेस अच्छी होंगी। मैं आज के क्लास को, मुझे पता है कि आज का क्लास जो है, अगर मैं पहले जिस पैटर्न से पढ़ा रहा था उसी पैटर्न से पढ़ाता तो अभी कितने मिनट की क्लास हुई है, लगभग 45-46 मिनट की क्लास हुई है, तो बस 1 घंटा लगता। लेकिन मुझे वही सब चीजें रिपीट करनी पड़ती, इसलिए मैं थोड़ा अभी फास्ट पढ़ा दिया। और रात भी हो चुका है, 11 देखिए बज चुका है, अभी जाऊंगा। वो एक बहुत प्रसिद्ध शायर का शेर है कि मैं जितना काम करता हूं मशीनें भी नहीं करती। बहुत काम करना पड़ता है दोस्त, आज मतलब 11 घंटे कंटिन्यू काम करना। और ये तो आपको लगता होगा इतनी कम रिकॉर्डिंग, लेकिन उसको पूरा तैयार करना ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं, बता सकूं, बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है। और ये मेहनत आपके सिलेक्शन में मुझे दिखना चाहिए, बस यही उम्मीद करता हूं। नमस्कार।